दूल्हा श्री अजय मेहता जी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वरिष्ठ रंगकर्मी अभिनव रंगमंडल प्रमुख श्री शरद शर्मा जी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत धन्यवाद। मैं अपने इन चारों अतिथियों से सादर अनुरोध करती हूँ, कृपया आएँ और दीप बनकर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। साथ चुनौतियों को भी स्वीकार कर रही है। आज जीवनपुर हाट जंक्शन जो कि यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसमें मुख्य भूमिका में है जो कि अशोक भौमिक का किरदार है, उसको निभा रहे हैं प्रकाश देशमुख। आंटी जी हैं मंदाकिनी शर्मा, हरिराम है दुर्गेश बाली, रावण किशोर यादव, मीनू मनस्वी देशमुख, सरला छोटी नेहा गोमे, दीपक कपीश शर्मा, सरला बड़ी कविता सिसोदिया, आदमी एवं चाय वाला सूर्यदेव ओल्हन। तो आइए इस नाटक का लुत्फ उठाते हैं, जीवनपुर हाट जंक्शन। कृपया ध्यान दीजिए, अजमेर के रास्ते काठगोदाम से चलकर जैसलमेर को जाने वाली 15,014 रानीखेत एक्सप्रेस 10:55 पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आने की संभावना है। May I have your attention please? 15014 रानीखेत एक्सप्रेस। जीवनपुर हाट जंक्शन मेरे जीवन की तलाश का एक सफ़र रहा है और इस सफ़र में सहयात्री निरंतर बदलते रहे। पर सच पूछिए तो जीवन में जो भी कुछ नायाब देखा, मुझे इन सहयात्रियों ने ही दिखाया है। इनमें से कईयों ने मुझसे पूछा, ये जीवनपुर हाट जंक्शन जिला चांदगढ़ में या इलाहाबाद में? अरे ओ भाऊजी, ये जीवनपुर हाट जंक्शन कौना लाइन में पड़ी है? ओ भाईजान, ये जीवनपुर हाट जंक्शन किथे है? कई बार कोई रविंद्र प्रेमी बंगाली मिला जिसने बड़े दार्शनिक अंदाज में कहा, कोयम आछे तुम्हार जीवनपुर हाट जंक्शन। तो सच पूछिए, मैंने भी कई बार अपने आप से इस सवाल को दोहराया है, लेकिन सही जवाब मुझे भी नहीं मिला। अब ये ज़रूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब मिल ही जाए, पर इस सफ़र पर चलते हुए एक बात तो समझ में आ गई, और वो ये कि जीवन में जीवन से ज़्यादा चमकदार कुछ भी नहीं। और यहाँ एक ही नियम है कि कोई नियम ही नहीं। उर्दू के प्रसिद्ध
कहानीकार जोगिंदर पॉल जी मेरे बड़े करीबी थे। वे मुझे दुखी रहने का आशीर्वाद देकर कहीं चले गए। वो मेरी कहानियों को पढ़कर और मेरे चित्रों को देखकर मुझे दुखी रहने का आशीर्वाद देकर कहीं चले गए। उनका मानना था कि कभी भी अच्छा रचनाकार सुखी नहीं हो सकता। वे कहा करते थे, अशोक, हम वो मुसाफिर हैं जिन्हें समूची जिंदगी जीने के लिए एक नगर, एक गांव, एक शहर, एक कस्बा नहीं मिलता। हम हर पड़ाव पर जन्म लेते हैं और उसे छोड़ते वक्त मर जाते हैं। इसी तरह हम एक ही जीवन में बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं। तो मैं अशोक भौमिक नागपुर में पैदा हुआ और फिर आजमगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ में बार बार जन्म लेने और बार बार मरने के बाद दिल्ली के ठाव अपनी नाव बांधी है और अब अगले जोर का इंतजार है। पॉल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनकी कई बातें मैं आज भी सुन पाता हूँ। पॉल जी के अंतिम दिनों में उनके कहानियों के किरदार उनके साथ आकर रहने लगे थे। वे हमेशा उन्हीं से घिरे रहते थे। वे कहा करते थे, कहानी का सच कहानी के अंदर सांस लेता है, आप उस सच को बाहर से डाल नहीं सकते। उनकी कहानियाँ कितनी सच्ची थी, ये उन किरदारों ने उनकी ज़िंदगी में आकर मुझे बता दिया था। आप भी मुझसे सवाल कर सकते हैं कि मेरी कहानियाँ सच्ची हैं या काल्पनिक। क्या सच में कोई आंटी जी थी जिन्होंने मुझे प्रेम के नए अर्थों से परिचित कराया? आंटी जी एक आम हिंदुस्तानी परिवार की माँ जैसी खामोश महिला थी। उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया था और पढ़ने का उन्हें बहुत शौक था। रात को जब सब सो जाते तो आंटी देर रात तक पढ़ती थी। साहित्य किताबों की इस नायाब दुनिया से अशोक को आंटी जी ने ही परिचित कराया था। पर कई किताबें ऐसी होती हैं जिनके शुरू के पन्ने किताब से फटकर कहीं खो से जाते हैं और इसलिए उस किताब को कोई पढ़ना नहीं चाहता। पर अचानक अगर वे पन्ने मिल जाएं तो एक समूची कहानी सामने आ जाती है। अशोक ने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन आंटी ही ऐसा उपन्यास बन जाएगी जिसके शुरू के बहुत सारे पन्ने न जाने कब कहाँ खो गए थे। हरिराम। हरिराम को लोग पहलवान कहकर भी बुलाते थे। उसके एक पांव में शायद कभी चोट लगी थी, इसलिए वो कुछ लंगड़ा कर चलता था। अशोक बाबू की कॉलोनी वालों में बहुत कम लोगों ने उसे रात में देखा था। हाँ, महीने में एक दिन जब वो अपना रजिस्टर लेकर अपनी चौकीदारी के पैसे लेने निकलता था, तभी लोग उसे देख पाते थे। या कोई आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था जिसने अपनी सारी जिंदगी गुमनामी के अंधेरों में खो दी। तो मैं यहाँ पॉल जी के कहे कोई उद्धत कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी कहानी में जिंदगी की सांसों की आवाज़ सुनाई दे तो समझिएगा ये कहानी काल्पनिक नहीं है, सच्ची है। शंख को कान के पास लगाकर सुनिएगा। समुद्र सुनाई देगा। ना 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 ना। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, तुमसे कुछ और जो मांगूं तो गुनहगार हूँ मैं। एक छोटी सी नौकरी। 20वें साल की दहलीज को पार करके 21वें साल में
इस नौजवान को दुनियादारी के विश्वविद्यालय में दाखिला मिला था सन 1974 में। उन दिनों तमाम साइंस ग्रेजुएट बेरोजगारों की नौकरी की तलाश शुरू होती थी भारतीय प्रशासनिक सेवा में लग जाने के सपने के साथ। जाहिर है ये सपना हर किसी का तो पूरा होता नहीं। बाकी बच्चे अच्छे बच्चों की वैकल्पिक मंजिल होती थी बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर की नौकरी। हाँ, अगर उनके हनुमान मंदिर की यात्राओं में कुछ कमी रह जाए तो वो कहीं क्लर्क तो बन ही जाते, और बाकी जो बच जाते थे वो किसी दवा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो जाते थे। काम बुरा नहीं था, पैसे भी ठीक ठाक मिल जाते थे। हाँ, बोलने की हिम्मत, झेलने की ताकत और चौधरी हलवाई के सुगर समोसे के आकार की टाइप आते कला जिसे जितनी जल्दी आ जाए वो उतना स्मार्ट कहलाने लगता था। ना 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 ना। एक बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की वैकेंसी निकली थी। नौकरी की तलाश में ही मेरा पहला इंटरव्यू था। लखनऊ के होटल अवध क्लार्क के रिसेप्शन पर बैठा मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। कई लोगों के नाम पुकार लिए जाने के बाद रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने मेरा नाम पुकारा। रूम 406, 4th फ्लोर, सेकंड डोर ऑन योर लेफ्ट। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। कमरे में 7 या 8 लोग थे। लोग कितने थे इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि रावण तो एक ही था। शेष 9 उसकी उर्वर खोपड़ी थी जो मेरे कमरे में दाखिल होते ही मुझ पर सवाल दागने लगी। 10 कुत्ते मरते हैं तो एक भिखमंगा पैदा होता है, 10 भिखमंगे मरते हैं तो एक गिरहकट पैदा होता है, 10 गिरहकट मरते हैं तो एक वैश्या पैदा होती है, और जब 10 वेश्याएं मरती हैं तो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जन्म लेता है। डू यू एग्री विद दिस? टेक योर टाइम एंड रिप्लाई। पहले ही सवाल से समझ में आ गया था कि नौकरी मुझे मिलने वाली नहीं। फिर भी मैंने अपने सबूत से साहस की चिंदियों को बटोरा और एक जवाबी वाक्य गढ़कर कहा, सर मैं आपके इस सवाल का जवाब अभी कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बना नहीं। हाँ, आपके इस सवाल का जवाब शायद ठीक से मैं 1 साल बाद दे सकूँ। सफेद टेरिलेन की शर्ट के नीचे से रावण का गुलाबी शरीर, उसके व्यक्तित्व की आभा और हीमले चश्मे के अंदर से झांकती उसकी आंखें मुझे क्रमशः बोना बनाने की कोशिश करती रही, और उस पर रावण की खोपड़ियां मुझ पर सवाल दागती रही। You have 50 seconds to tell about yourself and your dream, and your time start now. इस सवाल के जवाब के लिए पहले से तैयार था। मैंने कहा, सर मैं 1974 के उन तमाम बेरोजगार नौजवानों में से एक हूँ जिन्होंने अपने स्कूल, कॉलेज और अपने समाज से एक अनुशासित और समर्पित नौकर बनने की तमीज सीखी। लेकिन सर मैं भी एक नौजवान हूँ, मेरे भी अपने कुछ सपने हैं। तो मैं आने वाले कुछ सालों में आपकी कुर्सी पर बैठकर मेरे जैसे किसी नौजवान को नौकरी दे रहा हूँगा। अभी तो मैं यही सपना देख रहा हूँ। मेरे जवाब से रावण को संतुष्ट ऐसा लगा नहीं था, क्योंकि अगले ही पल दूसरा सवाल हाजिर था। मैं एक इग्नू में रहता हूँ। इग्नू समझते हैं ना? जी। और मान लीजिए कि आप एक फ्रिज कंपनी के सेल्समैन हैं। अब आप मुझे फ्रिज बेच कर दिखाएं। मैं अपने जवाब के बीच में ही था कि रावण के एक सर ने पूछा। मेरे पास 2 पेन, एक लाल और एक नीला, और मान लीजिए कि आप एक पेन बनाने वाली कंपनी के सेल्समैन हैं। आपके पास भी हूबहू 2 पेन हैं, एक लाल और एक नीला। अब आप मुझे कैसे और 2 पेन वो बेचेंगे? ऐसा कब तक चलता रहा पता नहीं। फिर रावण ने खेल की समाप्ति की घोषणा करते हुए सामने रखी प्लेट से एक आलू की चिप्स उठाई और उसे सशब्द अपने दांतों से पीसते हुए कहा, Well, you indeed a bright chap. पर ऐसा है बरखुरदार कि हमें और भी लोगों के इंटरव्यू लेना है। खैर, जैसा भी होगा हम आपको बाद में इन्फॉर्म करेंगे। लिफ्ट से उतरते वक्त पहली बार रुमाल से मैंने अपना मुंह पोंछा था। तो ये नौकरी की तलाश में मेरा पहला इंटरव्यू था। जब इस बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी का
अपॉइंटमेंट लेटर मुझे मिला तब तक मैं एक देसी दवा कंपनी में चुन लिया गया था और ट्रेनिंग ले रहा था। लिहाजा सारी जिंदगी उसी देसी दवा कंपनी में नौकरी करते हुए बीती। चांदगढ़ के शुरुआती दिनों का मेरा एक दोस्त था नीरज कौशिक। काले घुंघराले बालों वाला उसका सांवला चेहरा मुझे आज भी याद है। अगर कोई संगमरमर की जगह काले ग्रेनाइट को तराश कर डेविड की मूर्ति बनाता तो वो हिंदुस्तानी डेविड बिल्कुल नीरज कौशिक जैसा ही लगता है। नीरज एक बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। रिटायर होने के पहले उसके पिता ने लखनऊ में अलीगंज में एक बड़ा सा मकान बनाया था। नीरज से दोस्ती होने के बाद जब भी मेरा लखनऊ जाना होता तो मैं नीरज के घर ही ठहरता था। कुछ ही दिनों में मैं उसके परिवार के सदस्य जैसा हो गया। मैं उसके बड़े भाई की शादी में बारात में शामिल था तो छोटे बहन की शादी में बिल्कुल परिवार के सदस्य जैसा ही था। फिर एक दिन नीरज की कंपनी ने उसे कनाडा बुला लिया। नीरज के कनाडा जाने के बाद भी अशोक के साथ हमारा रिश्ता बना रहा। शुरू के महीने 2 महीने खतों का आना जाना होता था। फिर नए साल की शुभकामनाएं देने लेने तक भले ही रिश्ता सिमट गया था, पर अशोक जब भी लखनऊ आता तो हमसे आकर जरूर मिलता था। फिर नीरज ने कनाडा में नौकरी छोड़कर अपने बड़े भाई के साथ टोरंटो में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। कुछ ही दिनों में वो रेस्टोरेंट शहर में बड़ा प्रसिद्ध हो गया। फिर दोनों भाइयों ने कनाडा के झंडे की शपथ लेकर कसम खा कनाडा की नागरिकता स्वीकार कर। फिर अंकल आंटी ने भी सोचा कि क्यों ना लखनऊ से नाता तोड़कर कनाडा चला जाए। इस बीच मेरा भी ट्रांसफर चांदगढ़ से इलाहाबाद हो गया। तभी हेलो, जी जी, हाँ जी 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 आइए जी, मैं इंतजार कर जी, आइए। आंटी जी इलाहाबाद आना चाहती है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो कल ही आ रही हैं और अकेली आ रही है। मैं उन्हें लेने समय से स्टेशन पहुंचा था। रात भर का सफर करके लखनऊ से इलाहाबाद आई तो थकी लग रही थी। बेटा अशोक, पहली बार इलाहाबाद आ रही हूँ। यहाँ तुम्हारे अलावा किसी को नहीं जानती, इसलिए तुम्हें ही तकलीफ देनी पड़ी। मेरे एक रिश्तेदार नहीं, परिचित कह सकते हो, यहाँ टैगोर टाउन में है और सुना है बहुत बीमार है, सो उनसे मिलने चली आई। आज रात ही वापस लखनऊ लौट जाऊंगी। ठीक है, तो आप पहले घर चलिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर आप जहाँ कहेंगी वहाँ छोड़ दूंगा। बेटा वहाँ पहुँचने में कहीं देर ना हो जाए। सुना है उनके पास वक्त बहुत कम बचा है। पता इस पर लिखा है, यहीं चलना है। टैगोर टाउन के जिस मकान का पता लिखा था उसे ढूंढने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगा। एक बड़े से फाटक को पार करके हम जैसे ही मकान में दाखिल हुए, एक आदमी ने हमसे पूछा था, जी कहिए, आपको किससे मिलना है? सरला से कहूँ मीनू आई है। जी आप बैठिए, मैं उन्हें बता देता हूँ। वो आदमी हमें एक बड़े से कमरे में छोड़कर अंदर किसी सरला जी को बुलाने चला गया। मैंने देखा आंटी की आंखें भीगी थी। आंटी को लेकर जब मैं इस मकान में दाखिल हुआ तब सुबह के
9-9:15 थे और जब फपक फपक कर रोती हुई आंटी को लेकर इस मकान से बाहर आया तब रात हो चुकी थी। इन 10 घंटों में मैंने कई लोगों के अतीत के कई सौ पन्नों का इतिहास पढ़ डाला था और मील लंबा सफर तय कर लिया था उनके साथ। वह समय उस मोहल्ले के बचपन का था। उस समय डॉक्टर, शिक्षक, वकीलों को जमीनें सस्ती बेची गई थी, इसलिए 10-10 लोगों ने अपना अपना मकान बनाकर उस इलाके को आबाद कर दिया था। वहाँ ढेरों जमीनें खाली पड़ी थी और खेलने के लिए एक बड़ा सा मैदान जरूर था, लेकिन बच्चे जहाँ खेलते वहीं उनका खेलने का मैदान बन जाता था। पर ऐसी बात हुई है कि उस मोहल्ले में सब बच्चे ही थे। कुछ लड़के लड़कियां तो वहाँ जवान होने की ताक में भी थे। इस मोहल्ले के बचपन में सबसे पहली शादी जायसवाल मास्टर की बेटे की हुई थी। पहली बार उस मोहल्ले में निगम साहब की बूढ़ी माँ की अर्थी उठी थी। और पहली बार इस मोहल्ले में यादव जी के घर बच्चा पैदा हुआ था। और मोहम्मद रफी के जैसा गाने वाला मोहन एक पहला लड़का था जिसकी साइकिल चोरी हो गई। मीनू, क्या हुआ मीनू? क्या हुआ? आओ आओ बैठो आराम से, आओ बैठो। क्या हुआ? कहाँ लगा है काट? कहाँ? और इस मोहल्ले का पहला प्रेम मीनू और दीपक के बीच हुआ था। 102 डिग्री बुखार से तप रहे मीनू के हाथ को पकड़कर दीपक ने कहा था, मैं तुमसे शादी करूँगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और मीनू ने हाँ कहा था। दोनों कक्षा साथ में थे तब। कक्षा 12 पास कर दोनों ने एक साथ कॉलेज में दाखिला लिया था। इन दोनों के रिश्ते में ऐसी कोई बात नहीं थी कि जाड़े की धूप सेकते हुए, मटर छीलते, स्वेटर बुनती या आलू पापड़ सुखाते हुए मोहल्ले की चाची काकियाँ कोई सरस कहानी बुन पाती। अंग्रेजी में कहावत है, The whole world love the lovers। हिंदी में कहावत मौजूद है या नहीं ये नहीं जानती, पर पूरा मोहल्ला मीनू और दीपक के प्यार से प्यार करता था। सुनो रातिक ए जुरिया के छान हमर, सुनो माथाक चमकात टिकुली हमर, सुनो मौनक मजूड़क पाखी हमर, खियाई तीक प्रेम करै छी अहाँ कोना रहब। पर तभी मीनू के पिताजी सीतापुर कॉलेज प्रिंसिपल बन गए और उन्हें शहर छोड़ना पड़ा।
मीना! इसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, ये अब उस पुराने पड़ गए मोहल्ले के नए बाशिंदों को पता नहीं। पर दीपक की बहन सरला ने पिछले 40 सालों से मीनू से रिश्ता बनाए रखा था। दीपक ने शादी नहीं की थी और पिछले 3 सालों से कैंसर से जूझ रहा था। मैं आज ही भैया से कह रही थी, इतने दिन रुका है तो एक दिन का और वक्त दे दे। मीनू को कल मिलते ही जैसे भी हो वो आएगी जरूर। इतना बीमार है दीपक? मैंने तुझे खत में नहीं लिखा था, डर में नहीं। उस मकान की दूसरी मंजिल के एक बड़े से कमरे में दीपक जी लेटे हुए थे। आंटी को देखकर उन्होंने उठने की कोशिश की पर उठ नहीं सके। मैंने और सरला जी ने उन्हें सहारा देकर बिस्तर पर बैठाया। फिर मुझे जाने क्यों लगा कि अब मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। आंटी मैं बाहर हूं, अगर आपको कुछ जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। पर शायद आंटी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैं फिर उसी कमरे में लौट आया जहां वो आदमी हमें छोड़कर गया और टेबल पर रखे अखबार को उलटने पलटने लगा। फिर सामने भरी अलमारी को देखकर सुबह से लेकर अभी तक की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करने लगा। काफी देर बाद सरला जी आई। आपको हमारे लिए परेशान होना पड़ा। इलाहाबाद में कहाँ रहते हैं? कब से रह रहे हैं? नीरज से कब से मुलाकात है? आदि कुछ औपचारिक बातों के बाद सरला अतीत के लंबे सफर को पार कर कानपुर के उस मोहल्ले में जा पहुंची जो उन दिनों अपने बचपन से जवान हो रहा था। सरला मानो नींद में चल रही थी और रह रहकर राह भी भटक रही थी। अतीत का सफर शायद ऐसा ही होता है। किया है तेग प्रेम
करै छी यहाँ कोना रहब हम वहाँ के बिना। और मैं उस कमरे में आंटी जी और दीपक जी के बीच ठहरे हुए अतीत को समझने की कोशिश करता रहा। सुनो कारिया धरिया के दीपा हमर, सुनो मोनाक मोतीक सीपा हमर, सुनो जीवन नावक माझी हमर, सुनो पूर्वा अपक्षवा के सांझी हमर, किया एतेक प्रेम करै छी यहाँ कोना रहब हम वहाँ के बिना। ऐसे ही न जाने कब दिन ढलकर शाम हो गई। मैं दीपक जी को नमस्कार कर आंटी को लेकर जब उस मकान से बाहर आया तब तक रात हो चुकी थी। मकान के फाटक के बाहर खड़े होकर आंटी और सरला जी काफी देर तक बातें करती रही, रोती रही। मैं आंटी को लेकर स्टेशन समय से पहुंचा था। यकायक मुझे याद आया कि जब से दीपक जी के कमरे में आंटी जी गई तब से लेकर अभी तक उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, लेकिन मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा। स्टेशन पर जब मैंने आंटी के पैर छुए तो उन्होंने थकी आवाज में कहा था, अशोक, आज की बात अंकल या नीरज से कहने की कोई जरूरत नहीं। मुझे लगा कि आंटी जी, दीपक जी और सरला जी के उस छोटे से घेरे में कहीं मैं भी शामिल हूं। जीवनपुर हाट जंक्शन कोई स्टेशन का नाम ही नहीं, एक रंगमंच भी रहा है मेरे लिए। और यहाँ अनवरत चलने वाले नाटकों के स्क्रिप्ट लिखने वाले की हुनर को देखिए। क्या मजाल कि आप एक दृश्य को देखकर दूसरे दृश्य की होनी को भाग जाए। दीपक जी के लिए इस नाटक में इतना ही वक्त बचा था। जब मैं और आंटी टैगोर टाउन से स्टेशन के लिए निकले, दीपक जी की जिंदगी के अंतिम दृश्य पर पर्दा भी तभी गिरा था। जीवनपुर हाट जंक्शन के नाटककार को सलाम, जो उन्होंने दीपक जी के अंतिम कुछ घंटों में अपनी मीनू से मिलवा दी। वरना चाहते तो पर्दा एक दिन पहले भी गिरा सकते थे। कुछ लोग देर रात तक जागे रहते हैं। ऐसे लोगों को लोग निशाचर कहते हैं। कुछ ही दिनों में चांदगढ़ में मेरी गिनती भी ऐसे ही लोगों में हो गई थी। दरअसल मेरा दिन तो काम काज और मटर गश्ती में ठीक वैसे ही बीतता था जैसे दूसरे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का बीतता था। लेकिन शाम ढलकर रात होते ही मुझे एक अजीब सा एहसास आ घेरता था। मुझे लगता था कि मैं 2 वक्त की रोटी कमाने भर से ज्यादा यहाँ कुछ कर नहीं पा रहा। नौकरी करना मेरी मजबूरी थी, इसलिए रात के वक्त ही समय मिल पाता था जब मैं समय निकालकर या तो चित्र बनाता था या फिर किताबें पढ़ता था। किताबें पढ़ते और चित्र बनाते मुझे 2-2:30 तो बज ही जाते थे। और इस इलाके के हरिराम चौकीदार का पहला गश्त ठीक 10 बजे लगता था।
जागते रहो, होशियार। जागते रहो। हरिराम, हरिराम को लोग पहलवान कहकर भी बुलाते थे। उसके एक पांव में शायद कभी चोट लगी थी, इसलिए वो कुछ लंगड़ा कर चलता था। अशोक बाबू की कॉलोनी वालों में बहुत कम लोगों ने उसे रात में देखा था। हाँ, महीने में एक दिन जब वो अपना रजिस्टर लेकर अपनी चौकीदारी के पैसे लेने निकलता था, तभी लोग उसे देख पाते थे। लेकिन मैं उसे हर रोज देखता था। दरअसल मेरे घर की खिड़की से आती रोशनी को देखकर उसे मेरे घर के सामने हाथ लगाने या आवाज देने की जरूरत नहीं होती, और मुझे उसकी दूर से पास आती और फिर पास से दूर जाती हुई आवाज बड़ी अच्छी लगती थी। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, होशियार। होली हो या फिर दिवाली, गर्मी हो या बारिश, हरिराम बिना नागा हर रात अपने काम पर होता था। जागते रहो। वो कहां से गश्त लगाना शुरू करता ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मुन्नालाल कॉलोनी से स्टेट बैंक और फिर स्टेट बैंक से ऑफिसर्स कॉलोनी होते हुए वापस हमारी कॉलोनी से गुजरता था। रात में उसके 3-4 चक्कर तो लगे जाते। रात को जब भी वो मुझसे मिलता तो कहता, जय साहब। जय हिंद हरिराम, कैसे हो? मैं ठीक हूं साहब। बस इसके आगे कभी कोई बात नहीं। उन दिनों मैं सिगरेट पीता था और रात को वो यानी कि सिगरेट मुझे मेरे सच्चे दोस्त जैसा साथ देती थी। एक बार की बात, रात के 12 बज चुके थे और दुकानें कब की बंद हो चुकी थी। मैंने देखा मेरे पास एक ही सिगरेट नहीं। रात के अकेलेपन में ऐसे दोस्त की गैर मौजूदगी में क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिन लोगों ने सिगरेट से सच्ची यारी की वे मेरी असहाय स्थिति को भली बात समझ सकते हैं, लेकिन हाँ, जो लोग सिगरेट को एक यारी नहीं बल्कि एक लत कहते हैं, उनसे मैं आज कतई बहस नहीं करूंगा। तभी मुझे हरिराम आता हुआ दिखाई दिया। हरिराम जी साहब। अरे मेरा काम करो। हाँ साहब। क्या तुम बस स्टैंड जाकर मेरे लिए सिगरेट का एक पैकेट ला सकते हो? अरे क्यों नहीं साहब, पास ही में मेरी साइकिल रहती है चाय की दुकान पर, अभी बस अड्डे से ले आता हूँ। हाँ अभी लाया। 10 से 15 मिनट बीते होंगे कि हरिराम मेरे लिए सिगरेट का पैकेट लेकर लौट आया। फिर जब भी मुझे ऐसी जरूरत होती तो हरिराम कभी बस अड्डे से तो कभी चौक से सिगरेट ले आता था। हाँ, एक बार की बात है, मैं लखनऊ से लौट रहा था। बारिश का मौसम था। बारिश के चलते सारे रास्ते बंद थे। बस ड्राइवर ने न जाने कहाँ से घुमा फिरा कर मुझे दिन के 4 बजे की जगह रात को 2 बजे बस अड्डे पर 4 जगह पर छोड़ा। मैं जैसे ही रिक्शे से उतर कर अपनी कॉलोनी में घुसा था कि मुझे हरिराम दिखाई दिया। जय साहब। जय हिंद हरिराम। देखना समय क्या हुआ? अभी बताता हूँ साहब। इतना कहकर हरिराम ने अपना 7 फुटा लाठी का एक सिरा जमीन पर सीधा खड़ा किया और आसमान की ओर यूं देखने लगा मानो वो अपनी लाठी से आसमान को नाप रहा। अब 2:40 हुए हैं। मैं उसके जवाब से चकित रह गया।
मैंने अपनी कलाई घड़ी देखी, ठीक 2:45 हो रहे थे। हरिराम, तुमने बिना घड़ी देखे इतना सही समय कैसे बता दिया? साहब, जब फौज में फ्रंट पर होते थे ना, तो टाइम देखना ऐसे ही सीखा था। मुझे कभी घड़ी की जरूरत नहीं पड़ी साहब। उस रात पहली बार अपने बंगले की सीढ़ियों के बाहर बैठकर मैंने हरिराम चौकीदार की कहानी सुनी थी। चांदगढ़ के गांव सोशपुर का रहने वाला हूं साहब। बचपन में घर से भागकर फौज में भर्ती होने के लिए मैं बनारस छावनी जा पहुंचा था। यही कोई 20 साल से कम ही उम्र रही होगी मेरी। अंग्रेज बहादुर की नौकरी में लग गया था। उन दिनों मेरी सिंगापुर में पोस्टिंग थी। तभी दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। जब हमने सिंगापुर पर कब्जा किया, हमारी सेना का कहीं आधा पता नहीं था। मैं भी कुछ दिनों तक यूं ही इधर उधर भटकता रहा। उस दिन 42 का जुलाई का महीना था। नेताजी सिंगापुर पहुंचे। उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सच कहता हूं साहब, गुलामी किसे कहते हैं इसका एहसास मुझे तब पहली बार हुआ था। और हाँ, नेताजी के स्वागत में कैप्टन राम सिंह ठाकुर के बैंड ने गाया था, रात तक ढलने को थी। पूरब के आसमान पर हल्का सा उजास दिखाई देने लगा था। मुन्नालाल कॉलोनी का एक भी बाशिंदा तब तक जागा ना था शायद। तब हरिराम ने दबी आवाज पर पूरे जोश के साथ मुझे एक गीत सुनाया था। 60 की उम्र पर आकर भी हरिराम की आवाज में न सिर्फ एक खास खनक थी, बल्कि उसका सुर ताल सब दुरुस्त था। इस घटना के बाद फिर कभी हरिराम से सिगरेट मंगवाने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। सुभाष जान हिंद है, सुभाष मान हिंद है, सुभाष आन हिंद है, सुभाष शान हिंद है, सुभाष जी। साहब जी, मैं तो कैप्टन राम सिंह ठाकुर का मुरीद था, मुरीद। अरे जब भी मौका मिलता बस बैठ जाता था उनके पास। अरे कितने सारे साज बजा लेते थे साहब वो, कितने सारे। साहब जी, आपने पंडित वंशीधर शुक्ला का नाम सुना है? अरे वही जिन्होंने आजाद हिंद फौज का कौन सॉन्ग लिखा था? हाँ, क्या गीत था? कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम दिल उठाए जा। कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम दिल उठाए जा। मनुष्य बली नहीं होते, समय हो तो बलवान। 53 में पैदा हुआ, यानी कि आज़ादी मिलने के पूरे 6 साल बाद।
आज़ाद हिंदुस्तान में बड़ा हुआ, पर इस बड़े होने के दौर में वे तमाम बातें जो मुझे नहीं बताई गई थी, हरिराम मुझे बता रहा। मैं उससे बातें करना चाहता था, उससे बातें जानना चाहता था। वो भी ड्यूटी से वक्त निकाल कर मेरे पास चला था। फिर किश्तों में अपने वक्त की आज़ाद हिंद फौज और उसके सिपाहियों की कहानियां सुनाता था। मैं उसकी बातों को अपनी डायरी में नोट कर लेता था, क्योंकि उसके पास जो जानकारियां थी मुझे कभी किसी ने नहीं बताई। मैंने धीरे धीरे उसके ज्ञान पर आश्चर्य अचंभित होना छोड़ दिया। उसे नाम, तारीखें, घटनाएं जुबान याद थी। हरिराम मुझसे, आपसे, हम सब में से किसी से भी कम शिक्षित नहीं था। भैया जी, नेताजी को वंदे मातरम बहुत पसंद था, पर उन्होंने आजाद हिंद फौज के कौमी तराने के लिए गुरुदेव के जन गण मन अधिनायक जय है को ही चुना, पर उसमें भी दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि वो हिंदी में नहीं लिखा गया था, बंगाली में लिखा गया था। तब हमारे मेजर आबिद अली साहब से नेताजी ने गुरुदेव के गीत को आधार बनाकर एक गीत लिखने को कहा। आबिद अली साहब को तो जानते होंगे आप। अरे बहुत पढ़े लिखे, बड़े दिल वाले इंसान थे साहब। पूरा नाम था मेजर आबिद हसन साफरान। हाँ, नेताजी के साथ सबमरीन में जर्मनी से सिंगापुर आए थे। हाँ, और उन्होंने तो जन गण मन का अपने ढंग से अनुवाद किया था। क्या गीत था। सब सुख चैन की बरखा बरसे, भारत भाग है जागा, सबके दिल में प्रीत जगाए तेरी मीठी वाणी। हर सूबे के रहने वाले, हर मजहब के प्राणी, सब भेद और फर्क मिटा के, सब गोद में तेरी आके गूंथे प्रेम की माला। सूरज बनकर जग पर चमके, भारत नाम सुभागा। मेजर आबिद हसन का नाम मैंने नहीं सुना था। मुझे किसी ने नहीं बताया कि आज़ाद हिंद फौज का कौमी तराना क्या है। सुबह सवेरे पंख पखेरु तेरे ही गुण गाए, बास भरी भरपूर हवाएं जीवन में ऋतु लाए। सब मिल जय हिंद पुकारे, जय आजाद हिंद के नारे। प्यारा देश हमारा, सूरज बनकर जग पर चमके, भारत नाम सुभागा। जय हो, जय हो, जय हो, जय 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 हो। जानते हैं भैया जी, जय हिंद का नारा इन्हीं आबिद अली साहब का दिया हुआ है। हाँ, उन दिनों मैं कैप्टन गुलजारा सिंह की कमान में 3rd गुरिल्ला रेजिमेंट में था। जब हमें कैद कर हिंदुस्तान लाया गया, मुझे दिल्ली के पास बहादुरगढ़ कैंप में रखा गया। फिर मुकदमा चला और सन 47 में वो मुल्क भी आजाद हुआ जिसके लिए हम सब लड़े थे। Long years ago, we made it with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure,
but very potentially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. हमें जेल से छोड़ दिया गया। हम सब जानते थे कि इतने बड़े मुल्क की फौज में हम सबको इज्जत की नौकरी जरूर मिलेगी, जरूर। पर अंग्रेजों ने नेहरू जी को हिंदुस्तान की कमान सौंपते हुए हिदायत दी थी कि आजाद हिंद फौज के किसी भी फौजी को आजाद हिंदुस्तान की फौज में नौकरी नहीं मिली। नेहरू जी ने ऐसा ही किया था। हम सब अपने ही मुल्क में चपरासी चौकीदार की नौकरी के लिए दर दर भटकते रहे। जानते हैं भैया जी, मनुष्य बलि नहीं होते, मनुष्य बलि नहीं होते, जहांगीर छोड़े बरसों बीत गए, कुछ बातें याद रह गई, कुछ भूल चला, पर हरिराम चौकीदार को मैं कभी नहीं भूल सकता। उसकी एक एक बात मेरी स्मृति की डायरी के पीले होते पन्नों में दर्ज है, और उन पन्नों में यह भी दर्ज है कि एक दिन हरिराम को चौकीदार की नौकरी छोड़नी पड़ी थी। एक रात गश्त लगाते वक्त उसके बाएं पैर में एक मामूली सी चोट लगी जो धीरे धीरे गैंग्रीन में बदल गई। जिला अस्पताल के डॉक्टर्स के पास उसके बाएं पैर को काटने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। मुझे इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी। वो तो कई महीनों के बाद एक रात हरिराम मुझसे मिलने आया था। बैसाखियों के सहारे खड़ा हरिराम काफी कमजोर लग रहा था। मैंने उसके पैरों के बारे में कोई बात नहीं की, बस यूं इधर उधर की बातें होती रही। साहब, मेरी चौकीदारी की नौकरी छूट गई है।
और अब मैं चांदगढ़ छोड़कर अपने गांव सोचपुर जा रहा हूं साहब। अब मैं वहीं रहूंगा साहब, वहीं रहूंगा। मनुष्य बलि नहीं होते, समय होत बलवान। मनुष्य बलि नहीं होते, समय होत बलवान। इस घटना के बाद मैं फिर कभी हरिराम से नहीं मिला। लेकिन मैं वहां कभी गया नहीं था। डॉक्टर राय के भाई की बारात में सोचपुर जाने का मौका मिला तो सोचा चलो बारात में शामिल होना भी हो जाएगा और हरिराम से भी मिल लूंगा। 1 बरस से ऊपर हो गया था हरिराम से मिलने। बारात जब द्वारे लगी तब तक शाम हो चुकी थी। चूंकि शादी देर रात की थी इसलिए सारे लोग जनवासे में जाकर आराम करने लगे। मैं पास ही चाय की दुकान पर गया और हरिराम का पता पूछा चाय वाले से। चाय वाला हरिराम को नहीं जानता था, लेकिन उसके पैरों का जिक्र आते ही उसे पहचान गया। कौन? वो लंगड़ा चपरासी, बिलाट स्कूल का चपरासी। पर साहब आप उसे कैसे जानते हैं? गांव में तो उसे कोई नहीं जानता। बड़ा भला आदमी था साहब। स्कूल में घंटा बजाने का काम करता था, बच्चों को गाने भी सिखाता था। पर साहब पिछले महीने डेंगू से मर गया बेचारा। बस अड्डे की ओर चला आया और सोचपुर से चांदगढ़ जाने वाली बस का इंतजार करता रहा। कानों में बस चाय वाले की एक ही बात गूंज रही थी, हरिराम ब्लॉक स्कूल के बच्चों को गाना भी सिखाता था। हरिराम ने ब्लॉक स्कूल के बच्चों को शुभ सुख चैन की बरखा बरसे गाना जरूर सिखाया। सब सुख चैन की बरखा बरसे, भारत भाग जागा। उसने मेजर आबिद हसन साफरानी और कैप्टन राम सिंह ठाकुर की कहानियां जरूर सुनाई हो। ये सोचते हुए मैंने आसमान की तरफ देखा। शहरों महानगरों के मुकाबले गांव देहात के आसमान पर अधिक चमक वाले अधिक तादाद में तारे आते हैं। सो पूरा आसमान तारों से भरा था। इन्हीं तारों को देखकर हरिराम समय बताया करता था और वो ये भी कहता था, मनुष्य बलि नहीं होते साहब, समय होत बलवान, समय होत बलवान। सुबह सवेरे पंख पखेरे तेरे
ताली बनती है। मंच पर जिन्होंने अभिनय किया उनमें थे अशोक भौमिक, प्रकाश देशमुख, आंटी जी मंदाकिनी शर्मा, हरिराम दुर्गेश बाली, रावण किशोर यादव, मीनू मनस्वी देशमुख, सरला छोटी नेहा गोमे, दीपक कपीश शर्मा, सरला बड़ी कविता सिसोदिया, आदमी एवं चाय वाला सूर्यदेव ओल्हन। मंच परे पर जिनका सहयोग रहा उनमें आलोकन था शंकर लाल कैथवास, संगीत संयोजन समीर मालवीय, मंच प्रबंधक थे किशोर यादव एवं दिलशाद फारूकी, मंच सज्जा अमित भंडारी, छायांकन शकील गुट्टी, मलखान सिंह ठाकुर, वेशभूषा लीना देशमुख, कविता सिसोदिया, मंच सामग्री मंदाकिनी शर्मा, मनस्वी देशमुख, सहयोग कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन, विशेष सहयोग डॉक्टर गोविंद गंधे एवं श्रीपाद जोशी, प्रस्तुति समन्वयक विशाल कलंबकर, गीत दीपा मिश्रा, पंडित बंशीधर शुक्ला, मेजर आबिद हसन, कहानी चौकीदार, कहानियाँ अशोक भौमिक, निर्देशन प्रकाश देशमुख और प्रस्तुति थी यथार्थ सांस्कृतिक यथार्थ संस्कृति एवं सामाजिक संस्था उज्जैन की। एक बार पुनः आप सभी का बहुत धन्यवाद। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि लोकप्रिय जननेता प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय जी से अनुरोध है कृपया मंच पर आएं। आदरणीय संजय शर्मा जी से भी अनुरोध है कृपया मंच पर आएं। अजय मेहता जी से भी अनुरोध है कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सुश्री दीपा मिश्रा जी से अनुरोध है कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। चिंतामणि मालवीय जी का मैं श्री शंकर लाल कैथवास जी से अनुरोध करती हूँ कृपया आएं और चिंतामणि जी का स्वागत करें। प्रकाश देशमुख जी से अनुरोध है कृपया संजय शर्मा जी का स्वागत करें। प्रकाश भैया स्वागत करेंगे संजय शर्मा जी का। विशाल कलंबकर जी से अनुरोध है कृपया अजय मेहता जी का स्वागत करें। श्रीमती लीना देशमुख जी से अनुरोध है सुश्री दीपा मिश्रा जी का स्वागत करें। प्रकाश जी आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। प्रकाश देशमुख जी आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं सर्वप्रथम आदरणीय संजय शर्मा जी से अनुरोध करती हूँ कृपया वे 2 शब्द कहें। यथार्थ संस्था के निदेशक प्रकाश देशमुख जी, मंच पर उपस्थित हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी, मैडम मिश्रा जी, अजय मेहता जी, सभी रंगकर्मी श्रोता उपस्थित, आप सबको अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ।
आज जैसा कि जो चौकीदार का नाटक मंचन देखा है, ये विश्व रंगमंच दिवस के ऊपर भी मुझको देखने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस दिन लगा था कि कहानियों के ऊपर किस प्रकार से नाट्य मंचन हो सकता है। ये वाकई जो है हमारे प्रकाश देशमुख जी ने करके दिखाया था। उतना अच्छा लगा था कि एक दोनों का हमारा, जिनको दुर्गेश बाली जी का भी अभिनय अपने देखा है और इन दोनों को देखा तो वाकई ऐसा लगा कि एक पात्री दो पात्री जो बातचीत होती है नाटक के अंदर, रंगमंच के अंदर, वो कितना कड़ी मेहनत वाली बात होती होगी कि केवल एक पात्र या दो पात्र मिलके इस पूरे नाटक को कहाँ से कहाँ तक लेके जाते हैं। तो निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा ये प्रयास हुआ है। दोबारा भी आज इस नाटक को देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं सभी हमारे रंगकर्मियों को इस अवसर पर बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि ये नाटक और भी आगे आप इसी प्रकार से कहानियों का मंचन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद संजय शर्मा जी। आप हमारी संस्था के प्रति ये स्नेह बनाए रखिएगा। एक छोटी सी भूल हो गई थी। मैं सुंदरलाल मालवीय जी से अनुरोध करती हूँ आज के नाटक के निर्देशक श्री प्रकाश देशमुख जी का स्वागत करें। तो ये भूल सुधार थी जी। बहुत धन्यवाद। आज अजय मेहता जी को सम्मान भी मिलना है और अजय मेहता जी वरिष्ठ रंगकर्मी रहे हैं। वे बहुत अच्छे संगीतकार भी हैं, अभिनेता भी हैं और हम जो इस पीढ़ी के लोग हैं, मैं, प्रकाश भैया और भी ये सारे लोग, हमने जब अपने काम की शुरुआत की थी तब अजय मेहता जी से ही हमने सीखा था और मंच पर जो पहल आना जाना उस छोटी सी उम्र में, तो इनका बड़ा प्रभाव हम पे रहा और ये बड़े स्नेह के साथ हमें लगातार मार्गदर्शन करते रहते हैं और मुझे तो लगता ही नहीं कि इनको गुस्सा भी आता होगा, इतने सौम्य और सहृदय हैं। तो मैं उनसे भी निवेदन करती हूँ कृपया 2 शब्द कहें। आदरणीय मालवीय जी, मैडम, संजय शर्मा जी, यथार्थ सांस्कृतिक संस्थान के प्रमुख श्री प्रकाश देशमुख, मेरे समक्ष बैठे श्री शरद शर्मा जी, सुंदरलाल मालवीय जी, लीना देशमुख जी और तमाम रंगकर्मी साथी जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। आप सबके बीच में अभी श्री प्रकाश देशमुख जी ने यह एक सुंदर नाटक यहाँ पर खेला। इस रियलिस्टिक नाटक में श्री दुर्गेश बाली जी ने जो अभिनय किया वो अद्भुत अभिनय था। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही प्रकाश देशमुख जी ने उसका निर्देशन बड़ी बखूबी से किया। मैं शरद शर्मा जी का भी शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने इस महफिल में आकर 4 चांद लगाए हैं। चिंतामणि मालवीय जी हाँ, शायद यही बात मेरे जहन में थी। चिंतामणि मालवीय जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं अधिक और कुछ नहीं कहूँगा, कहने वाले वे स्वयं हैं, क्योंकि हम तो श्री प्रकाश देशमुख जी की रंग यात्रा को बखूबी जानते हैं। मालवीय जी भी शायद इस बात से परिचित हैं क्योंकि वो उन्हें यह स्नेह देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबकी ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूँ और प्रकाश देशमुख जी ने और यथार्थ सांस्कृतिक संस्था ने जो यह काम यहाँ उठाया है उसके लिए वह साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इस प्रकार का यहाँ एक संयोजन किया, आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अजय मेहता जी। ये सच में बड़ी अच्छी बात है। ये हमें सीखना चाहिए शरद शर्मा जी से कि वो हर नाटक में हमेशा आते हैं और समय पर आते हैं। रंगकर्म की बहुत लंबी लिस्ट है उज्जैन में, बहुत सारे रंगकर्मी हैं और जो रंगकर्मी जिन लोगों ने अभी यहाँ नाटक किया उसके जो मुख्य पात्र थे वो
सीनियर रंगकर्मियों में आते हैं। लेकिन रंगकर्म की एक बड़ी समस्या है कि जब भी कोई नाटक होता है तो जो साथी रंगकर्मी होते हैं, जो रोज़ चौराहे पर चाय और सिगरेट साथ में पीते हैं, वो अपने ही दोस्तों का नाटक देखने नहीं आते हैं। वो इस तरह से अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाते हैं। मैं चाहती हूँ कि जो हमारे बाकी रंगकर्मी साथी हैं, ये बात अपने रंगकर्मी साथियों को ज़रूर कहें कि इस बात पे हमें बहुत फ़क्र है कि वो हमारे रोज़ के उठने बैठने वालों में से है, पर टांग खींचने भी नहीं आ पाते हैं। तो ये एक हमारी बड़ी उज्जैन की एक परंपरा है, एक ये भी हमारा रंगकर्म का एक तेवर है। तू भी बड़ा मैं भी बड़ा तो कौन एक दूसरे के इसमें जाए। खैर, बहुत धन्यवाद आपका। मैं बड़े सम्मान के साथ हमारे नेता प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय जी को आमंत्रित करती हूँ। चिंतामणि मालवीय जी ना सिर्फ राजनीति में बहुत सक्रिय हैं, वो बेहद पढ़े लिखे युवा नेता हैं और इसके साथ ही वो रंगकर्म और कला और संस्कृति में भी अपनी खासी दिलचस्पी रखते हैं और जिस भी कार्यक्रम में उन्हें बुलाया जाता है वो सहजता से आते हैं और न सिर्फ आकर और दीप प्रज्वलन कर चले जाते हैं, बल्कि उसको पूरा देखते हैं और उस पर अपनी राय भी रखते हैं। तो मैं बड़े सम्मान के साथ प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। रंगकर्मियों की इस मैं कह सकता हूँ कि गैलेक्सी और सभी बड़े बड़े रंगकर्मी यहाँ उपस्थित हैं, उसमें सम्मानीय मंच आदरणीय मेहता जी, शर्मा जी और प्रकाश भाई और उपस्थित सभी बंधुओं, मुझे तो अन्यथा ही मंच पे बुला लिया जाता है कि मैं तो सिर्फ देखने आता हूँ और चूँकि अब पब्लिक फिगर हैं तो मंच पर, लेकिन मेरी अपेक्षा मंच की रहती नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगे कि मैं केवल एक दर्शक बनकर गया हूँ, लेकिन आज का नाटक निश्चित रूप से बहुत भावों से भरा था। आजकल संवेदना बहुत कम हो गई है। एक बड़ा अच्छा मुझे शेर याद आता है कि अब किसी भी बात पर, अब इस शहर में अब कोई बारात हो या वारदात, अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़कियाँ। तो ये केवल शहर की बात नहीं, मुझे लगता है कि अब ये जो दौर है ये असंवेदना का दौर है और ऐसी असंवेदना के दौर में इतना संवेदनाओं से भरा हुआ एक व्यक्ति जो सिर्फ अपरिचित है, लेकिन बातचीत में इतना जो मानवीय संबंधों का चित्रण इस नाटक में किया, मुझे लगता है, और इतनी जीवंतता के साथ किया। वैसे भी प्रकाश जी की अभिनय क्षमता और अभिनय कला का मैं बहुत मुरीद हूँ, बहुत प्रभावित हूँ और मैंने उनकी फिल्म देखी थी काली चाट। इतना मुझे लगता है कि जो मालवा का परिवेश है और जो एक गरीब आदमी की ज़िंदगी है, जो मालवा के स्वाभाविक जीवन है, उस जीवन को जिस तरह उस फिल्म में उतारा था, अद्भुत। जब भी मैंने प्रकाश जी का कोई भी नाटक देखा तो वो नाटक में उस पात्र में बिल्कुल उतर जाते हैं। बहुत मूल्यांकन की ज़रूरत है। हमारे यहाँ बड़े बड़े कलाकार हैं, शरद शर्मा जी तो हैं ही हैं, लेकिन उनकी जो एक श्रृंखला है, वो श्रृंखला निश्चित रूप से इस उज्जैन को गौरवान्वित कर देने वाली है। आज का जो नाटक है निश्चित रूप से हमें कहीं ना कहीं अस्तित्ववाद की ओर ले जाता है, उस अस्तित्व की ओर सोचने को विवश करता है, जिस पर सामान्यतः हमारा ध्यान नहीं जाता है। मैं सभी कलाकारों को बहुत बधाई देता हूँ, आभार करता हूँ कि मुझे बुलाया। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मालवीय जी। जीवनपुर हाट जंक्शन पूरा कहानी संग्रह ही बहुत मार्मिक कहानियों से भरपूर है और ये जब पहली बार मंचित किया गया तो अशोक भौमिक जी भी यहाँ उपस्थित थे और वो और उनकी पत्नी पूरे समय रोते रहे, और क्योंकि इन्होंने बिल्कुल हूबहू चरितार्थ किया था इस नाटक को। तब भी हमारे बीच हिंदी और मैथिली की बड़ी ही सशक्त हस्ताक्षर सुश्री दीपा मिश्रा जी उपस्थित हैं। वे
वाची पत्रिका की संपादिका हैं। इसके साथ ही वे मैथिली के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई सारी कार्यशालाएं आयोजित करती हैं। उज्जैन में भी उन्होंने 2-3 कार्यशालाएं आयोजित की हैं। और इस नाटक में जो मैथिली गीत था वो दीपा जी का लिखा हुआ था और दीपा जी बहुत अच्छा गाती भी हैं। तो मैं बड़े स्नेह के साथ सुश्री दीपा जी से अनुरोध करती हूँ कि आएं और 2 शब्द कहें। जी। धन्यवाद पाखुड़ी जोशी। जैसा कि पाखुड़ी ने कहा है कि मैं 2 शब्द ही कहूँगी, क्योंकि आप सभी रंगकर्मियों के बीच मैं एक छोटी सी कवि मात्र हूँ और रंगमंच की उतनी जानकारी नहीं है मुझे। सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगी प्रकाश देशमुख जी का, जिन्होंने मुझे उज्जैन शहर से परिचित करवाया। मैं भोपाल में रही काफ़ी दिन और मेरे पति यहाँ स्टेट बैंक के रीजनल मैनेजर हैं और ये मेरा 19वां जगह है ब्याह के बाद। और पिता भी सरकारी नौकरी में थे और घूमते रहे, उनके साथ 8 शहर घूमी। तो हम यायावर हैं वस्तुतः। लेकिन उज्जैन आने के बाद जैसे मुझ में एक नई ऊर्जा आई। यह ऊर्जा शायद आप सभी के कारण, आप सभी को जो मैं देखती हूँ इस तरह से काम करते हुए, जूझते हुए, संघर्ष करते हुए, तो शायद इसने मेरी ऊर्जा को और भी बढ़ाया है। सर यहाँ बैठे हैं, सर मुझे शायद उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, लेकिन मैं इनको कम से कम 4 सालों से फॉलो कर रही हूँ। और शरद जी आप जो भी करते हैं, आप जहाँ भी करते हैं, मैं सब देखती रहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ। एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे इस नाटक में हमने देखा, हमने पाने से अधिक खोया है, हम सब ने खोया है। मेरे पिता रंगमंच में थे, मेरे दादा रंगमंच में थे। अभी मेरे पिता एक रंगकर्मी पढ़ ही लिख रहे हैं किताब, जिसका मैं संपादन कर रही हूँ, वो कलकत्ता में थे, श्रीकांत मंडल। लेकिन हमारा समाज चकाचौंध के पीछे भागता है, थिएटर की रोशनी उसे, जो मध्यम रोशनी उसे नहीं पसंद है। मैंने रोते हुए कलाकारों को देखा है, टूटते हुए लोगों को देखा है। मैंने महसूस किया है जब मेरे पिता नाटक की किताबों का ढेर जलाते हुए मैंने उन्हें देखा है। मैंने देखा है, मेरे बचपन ने ये सब कुछ देखा है और मैं समझती हूँ कि यहाँ की खाली कुर्सियाँ रो रही हैं। यहाँ के लोग वस्तुतः, जैसे पाखुड़ी ने कहा या सर ने शायद कहा है, कि हम संवेदनशीलता हमारी कम होती जा रही है। किसी की मृत्यु पे हम सिर्फ रिप लिखना जानते हैं, नमन लिखना जानते हैं, हमारे आंखों से अब आंसू की 2 बूंदें नहीं गिरती हैं। हम इतने संवेदन विहीन हो चुके हैं। नाटक को बचाना होगा, रंगकर्मियों को बचाना होगा, और इसके लिए सिर्फ वही नहीं मेहनत कर सकता, इसके लिए आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता है। मैं ये जानती हूँ और ये बात मैं शायद किसी जगह पहुँचाने जा रही हूँ आज। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दीपा जी। हम आज का यथार्थ सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्थान का प्रत्येक वर्ष देने वाला सम्मान रंगभूषण सम्मान 2025 से श्री अजय मेहता जी को विभूषित करते हैं। यथार्थ सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था उज्जैन मध्य प्रदेश, यथार्थ रंगभूषण सम्मान 2025 श्री अजय मेहता। देवादिदेव भगवान श्री महाकालेश्वर की अपरिमित पावनता से परिपूर्ण एवं महाकवि कालिदास की काव्य तथा नाट्य साधना के कारण विश्व विश्रुत नगरी उज्जैनी की गौरवशाली परंपरा के अनुक्रम में रंगकर्म के प्रति अपनी गहन निष्ठा, समर्पण भाव एवं 3 दशकीय सुदीर्घ कर्मशीलता के द्वारा नाट्य में अभिनय एवं संगीत निर्देशन के नूतन कीर्तिमान रचने वाले रंग पुरोधा श्री अजय मेहता को यथार्थ रंगभूषण सम्मान प्रदान करते हुए हम गौरवान्वित अनुभव करते हैं। आपकी कला अनवरत जारी रहे, यही कामना करते हैं।
उज्जैन, तिथि माघ कृष्ण अष्टमी, दिनांक 22 जनवरी 2025। लीना देशमुख अध्यक्ष, दुर्गेश पाली निदेशक। मैं सुश्री लीना जी से भी अनुरोध करती हूँ कृपया मंच पर आ जाएं। और हमारे अतिथियों से अनुरोध है कृपया शॉल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर उनका स्वागत एवं सम्मान करें। बहुत धन्यवाद आप सभी का। भाई साहब चिंतामण जी, भाई साहब वाल्मीकि और दीपा जी, संजय शर्मा जी, भाई साहब आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मेरे साथी रंगकर्मी संजय भाई साहब रहने वाले जी, आपका बहुत आभार। पंकज आचार्य जी, भूषण जैन साहब, मैं अपने और भी रंगकर्मी जी ने दिलशाद मेरे मित्र भाई साहब का आभार। करीब सर जी बड़े सम्मान के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेहता सर का आभार व्यक्त करता हूँ जो मेरे जब कहा कि मैं सम्मान आपको देना चाहता